वेलकम बैक टू वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2 मैकेनिक्स में। यूनिट 2 में आपके पास कौन कौन से चैप्टर है, पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। हम पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, यूनिट 2 में आपके पास यहाँ पे 2 चैप्टर्स है। द फर्स्ट चैप्टर इज सेंटर ऑफ मास। जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है, सेंटर ऑफ मास, और जो सेकंड चैप्टर है वो है रिजिड बॉडी। दोनों ही चैप्टर आपके यूनिट 2 के अंदर इंक्लूड है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट, सेंटर ऑफ मास। बेसिक सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका स्टडी हम क्यों करते हैं, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो करते हैं स्टार्ट सेंटर ऑफ मास को। सेंटर ऑफ मास आप सभी का पढ़ा हुआ है, 11th क्लास में भी आप सेंटर ऑफ मास को पढ़कर आते हो। वहां पे डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स के लिए सेंटर ऑफ मास पॉइंट भी हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आपके पास ज्यादा डिटेल्स में कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास को समझते हैं। सेंटर ऑफ मास है क्या? किसी भी बॉडी या सिस्टम का एक इक्विलिब्रियम पॉइंट, किसी भी बॉडी या सिस्टम का एक इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसे ही हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। है क्या वो? ऐसा कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिसे आप सेंटर ऑफ मास बोल रहे हो? उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया है। ओके, इस बॉक्स का जो मास है वो हम डिफाइन कर रहे हैं कैपिटल एम। जस्ट सिंपल यहाँ पे एक बॉक्स है, कैपिटल एम मास है इसका। अब आप खुद सोचो, यदि इसका मास एम है तो ग्राउंड की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा mg, लगेगा ही लगेगा। किसी भी बॉडी का यदि मास m है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं mg, ठीक है। अब ये बॉडी हम कंसिडर करके चलते हैं कि कुछ पार्टिकल से मिलकर बनी है। जो पार्टिकल सिचुएटेड है यहाँ, कुछ पार्टिकल से मिलकर बनी है। आप ये प्लेन सरफेस है, यहाँ पे देखो एक बार कि यहाँ पे जो पार्टिकल सिचुएटेड है उनकी पोजीशन इस तरह से हमने डिफाइन कर दी कि यहाँ पे ये बॉडी 5 पार्टिकल से मिलकर बनी है जिनका मास m1, m2, m3, m4 और m5 है, और वो इस बॉडी पे इस तरह से डिफरेंट पोजीशन पे सिचुएटेड है। अब इन पांचों पार्टिकल का भी मास है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g, m2g, m3g, m4g, m5g, इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होंगे ना, तो ये बॉडी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ओके, नाउ हम क्या करते हैं, जहां जहां पॉइंट सिचुएटेड है वहां हम फिंगर्स को रख देते हैं। जैसे आप यहाँ पे फिंगर्स को रखोगे तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स m1g, m2g, m3g, m4g, m5g अप्लाई हो रहा था उसको क्या करेगा, यहाँ पे अपोज करेगा। ये फिंगर्स क्या कर रही है, उस फोर्स को अपोज कर रही है। दैट्स वाई ये बॉडी नीचे नहीं जा रही है। समझ रहे हो ना आप इस बात को? यदि मैं इसको शिफ्ट करूं, इस पे फोर्स अप्लाई करूं राइट हैंड साइड, तो मैं इस तरह से, या लेफ्ट हैंड साइड, किसी भी तरफ आप फोर्स अप्लाई करके देखो, इस तरह से मैंने बॉडी को होल्ड कर रखा है। नाउ मैं यदि लेफ्ट हैंड साइड इस पे फोर्स अप्लाई करती हूँ तो आप यहाँ पे क्या नोटिस करोगी, जो बॉडी है वो लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रही है, ठीक है। सिमिलरली यदि हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करवाए तो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करवाए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, ठीक है। राइट हैंड साइड भी देख लो, आप राइट हैंड साइड के अंदर मूव करवाते हैं तो राइट हैंड साइड के अंदर भी मूव कर रही है। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि इस बॉडी का मोशन किस तरह से हो रहा है, ट्रांसलेशन मोशन ना, किस तरह से मोशन हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, ठीक है। जब हमने इन पांचों पॉइंट्स को इन फिंगर से होल्ड कर रखा है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करें, इन पांचों ही पॉइंट्स को कंबाइन करके, इन पांचों ही पार्टिकल को कंबाइन करके एक पार्टिकल बना देते हैं। तो लाइक मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल बना दिया, ठीक है। यदि मैं इस पार्टिकल को डिफरेंट पोजिशन पे रख के देखती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इस जगह रखा है, ठीक है। यदि मैं इस जगह इस पॉइंट को रखती हूँ तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है। सिमिलरली इन पांचों ही पॉइंट को हम एक जगह पॉइंट पे कंसिडर करके यहाँ रखती हूँ तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज कर ही नहीं पा रहा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ रखती हूँ तो ये इस तरह से जाएगा, यदि मैं यहाँ रखूंगी तो ये इस तरह से नीचे की ओर जा रहा है। तो इट मीन अब हमें क्या करना है, इन पांचों पॉइंट्स को डिफरेंट पोजीशन पे रख के सर्च करना है कि कौन सा पॉइंट है जहां पे मैं इसको रखूं तो ये स्टेबल हो जाए। जिस तरह से हम डिफरेंट जगह रख के फोर्स अप्लाई कर रहे थे, उसी तरह से एक पॉइंट को हम डिफरेंट पोजीशन पे रख के देखेंगे कि हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा जहां पे ये बॉडी स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो एट द एंड हमने यहाँ पे जैसे ही बॉडी को यहाँ रखा तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यस बॉडी स्टेबल है। नाउ यदि आप फोर्स अप्लाई करते हो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में तो ये ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड मूव कराओगे तो ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये ट्रांसलेशन मोशन कर रही है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ये इस पांचों फिंगर्स को कनेक्ट करने के बाद जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो किसके इक्वल है, m1g प्लस m2g, m3 4g, m5g, जो डिफरेंट फोर्स को अपोज करने के लिए हमने जितना फोर्स अप्लाई किया था उनके टोटल फोर्स के बराबर है।
ओके, पांचों को कंबाइन करके हमने जब फोर्स अप्लाई किया, वो इंडिविजुअल पॉइंट जो मास ऑफ पार्टिकल लेके चल रहे थे, इंडिविजुअल पार्टिकल लेके चल रहे थे, उन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा था उनके सम के बराबर है। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आप यहाँ पे समझ पा रहे हो ना, तो बॉडी में एक ऐसा पॉइंट हम अज्यूम करके चलते हैं जहां पे होल बॉडी का मास कंसंट्रेट होता है, उसे ही हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। जस्ट सिंपल, किसी भी बॉडी या सिस्टम में एक ऐसा पॉइंट हम अज्यूम करके चलते हैं जहां पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट होता है, उसे ही हम सेंटर ऑफ मास डिफाइन करते हैं। और सेंटर ऑफ मास हमेशा आपने अभी भी नोटिस किया होगा, सेंटर ऑफ मास पॉइंट यदि हम डिफाइन करते हैं तो उसके लोग बॉडी ट्रांसलेशन मोशन करती है। समझ आया था? अभी देखा था आपने, यदि हम पांचों पॉइंट्स को एक पॉइंट कंसिडर करते हैं तो ये इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। इट मीन आप यदि सेंटर ऑफ मास पॉइंट को अलग अलग जगह कंसिडर करके चलोगे तो वहां पे बॉडी का मोशन ट्रांसलेशन ना होके रोटेशन टाइप का हो रहा है। ठीक है, एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है, द सेंटर ऑफ मास विद इन द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी, वो बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है। ठीक है, किस तरह से? लाइक हमने ये बॉडी ली तो इसमें तो आपको समझ आ ही गया था कि सेंटर ऑफ मास क्या है, यहाँ पे इट मीन विद इन द बॉडी है। ओके, नॉर्मल यदि हम सर्कल ले, एक रिंग की यदि मैं बात करूं जिसका मास m है, होलो रिंग लेते हैं हम, तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर के अंदर होता है। तो मटेरियल थोड़ी ना है वहां पे, मटेरियल तो रिंग के अंदर है ना, होलो रिंग लेके चलते हैं तो उसके सेंटर के अंदर सेंटर ऑफ मास हम पॉइंट कंसिडर करके चलते हैं जहां पे कुछ भी मटेरियल नहीं है, जहां पे किसी भी टाइप का मास नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास मटेरियल के जो आप बॉडी लेके चल रहे हो उसके अंदर भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। लाइक आप होलो सेमीस्फेयर ले लो, बाउल ले लो, बाउल जो नॉर्मल घर में बाउल यूज में लेते हैं, बॉल। ठीक है, उसकी शेप इस तरह से होती है, मैंने यहाँ बना रखा है, देखो ये लाइक हमने बॉल लिया है। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? आउटसाइड है। मटेरियल तो आपका यही रह गया ना, और सेंटर ऑफ मास कहाँ है? इसके आउटसाइड है। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। ठीक है, नाउ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स करता है स्ट्रक्चर पे, कि आप जो बॉडी लेके चल रहे हो, जो सिस्टम लेके चल रहे हो, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से, क्या वो रेगुलर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है? यदि रेगुलर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो सेंटर ऑफ मास के अलोंग बॉडी क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। और इरेगुलर स्ट्रक्चर लेके चल रहे हो, इरेगुलर बॉडी लेके चल रहे हो, तो वहां पे सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि वहां पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है। तो इस तरह से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी है सेंटर ऑफ मास के, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो एक बार देख लो आप बेसिक डेफिनेशन क्या है सेंटर ऑफ मास की। डेफिनेशन हमने यहाँ राइट डाउन कर रखी है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी और सिस्टम। आप यहाँ पे बॉडी की बात करोगे तो बॉडी हम किस तरह की? रिजिड बॉडी मेंशन कर लेना, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो a center of mass of a body, rigid body or a system is at that point the complete mass of body can be assumed to be concentrated। हम एक ऐसा पॉइंट अज्यूम करके चलते हैं जहां पे पूरी बॉडी का मास क्या हो? कंसंट्रेट होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी या सिस्टम का एक ऐसा पॉइंट है जहां पे बॉडी का कंप्लीट मास आप अज्यूम करके चलते हो कि किस टाइप का है? कंसंट्रेट है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। ओके, सेंटर ऑफ मास की यदि हम बात करें तो सेंटर ऑफ मास इट मे बी विद इन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, ये इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। लाइक ये क्या है? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर मतलब समझते हो ना, ठोस जो स्फीयर होता है, पूरा भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा? विद इन द बॉडी। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे एक बॉल लिया है, यदि बॉल की यदि मैं बात करूँ, बाउल की यदि मैं बात करूँ, तो वहां पे सेंटर ऑफ मास क्या होगा? आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो इस तरह से जो सेंटर ऑफ मास है वो विद इन बॉडी भी हो सकता है और आउटसाइड बॉडी भी हो सकता है। एंड द थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज फॉर रेगुलर जियोमेट्रिक शेप। यदि आप जो सिस्टम लेके चल रहे हो, जो बॉडी लेके चल रहे हो, उसका शेप किस तरह से है? रेगुलर जियोमेट्रिक है, तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके अलोंग बॉडी क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। यदि आप सिमेट्रिक बॉडी लेके चल रहे हो तो सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट के जो अलोंग है बॉडी क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। ये सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, विद एंड द सेकंड इज इफ आप इरेगुलर शेप लेके चल रहे हो, जो आप यहाँ पे बॉडी लेके चल रहे हो उसका शेप किस टाइप का? इरेगुलर है। इरेगुलर टाइप का यदि बॉडी है, आपका मटेरियल है, शेप है, तो सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि वहां पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से हो रखा है। ठीक है,
तो यदि हम रिपीट करें तो सेंटर ऑफ मास है क्या? एक ऐसा पॉइंट आप अज्यूम करके चलते हो सिस्टम में और बॉडी में जहां बॉडी का पूरा मास, होल मास क्या होता है? कंसंट्रेट होता है। एंड द सेकंड इज सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। इट मे बी विद इन द बॉडी और आउटसाइड इट, ठीक है। एंड सिंपल सा एग्जांपल आप यहाँ पे लिखना, दिस इज सॉलिड स्फीयर में इनसाइड होता है, ठीक है। और ये बॉल है नॉर्मल, जो बाउल होता है आप खाने के लिए यूज में लेते हो, इस तरह से बाउल होता है। तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास आउटसाइड होता है। एंड द थर्ड इज फॉर रेगुलर जियोमेट्रिक शेप, किसी भी बॉडी की है या सिस्टम की आप लेके चल रहे हो तो सेंटर ऑफ मास पॉइंट की अलोंग जो बॉडी होगा वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। और इरेगुलर शेप का आप कोई मटेरियल लेके चल रहे हो, कोई भी बॉडी लेके चल रहे हो, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? इट्स डिपेंड्स ऑन कि वहां पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से। ओके, सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है और उसका एक्सेलरेशन क्या होता है। थैंक यू।